हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी के अंडर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है। देखो, यहाँ पे हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में इसको लाइक भी करें। और जहाँ तक नोट्स की बात की जाए तो मेरा खुद का स्वयं का 5 वर्षों का अनुभव है विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाने का। तो जो नोट्स हैं वो आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे, और आप साथ के साथ समझते समझते इनको नोट भी करते जा सकते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ रहे हैं और पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर सेकंड, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी। तो इसका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर जो वेटेज है वो है 33 मार्क्स का, क्योंकि टोटल जो मार्क्स है वो 100 हैं, और 100 मार्क्स को 3 जो पेपर होते हैं उनमें 33 पहले पेपर के, तो 33 पहले पेपर के, 33 फिर दूसरे पेपर के, और फिर उसके बाद में 34। तो ये टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। और 50 मार्क्स का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो इस हिसाब से इसमें नंबर का डिवाइडेशन है। तो ये तो था पेपर का बेसिक इंट्रोडक्शन और कौन कितने मार्क्स का है। जैसे ये सेकंड पेपर समाप्त हो जाता है हम थर्ड पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, मैक्सिमम ऑफ 33, पेपर क्या है, सेकंड है। अब देखो, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में यहाँ से हम देखते हैं, प्रस्तावना में लिखा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं कि रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, अल्फा कण प्रकीर्णन नामक एक प्रयोग किया, और जिसके प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि परमाणु जो है उसका जो समस्त द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर संकेंद्रित एक सूक्ष्म क्षेत्र में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये तो नाभिक की परिभाषा हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो आपको सबको पता है कि रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक अल्फा कण प्रकीर्णन नामक एक प्रयोग किया था, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। उसमें उसने जो उसके जो रिजल्ट्स आए, प्रेक्षण आए, उसके आधार पे बताया कि उसके रिजल्ट का जो निष्कर्ष थे उसके आधार पे बताया कि कोई भी जो परमाणु है उसका समस्त द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर एक संकेंद्रित एक छोटे से सूक्ष्म क्षेत्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब देखो, नाभिक की संरचना की बात करें, ये सारा जो ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड का ही है। तो नाभिक की संरचना की हम बात करें तो नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब देखो, न्यूक्लियॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये नाभिक को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। इस कारण से न्यूक्लियस में होने के कारण इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हम जब भी आगे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो इन शॉर्ट हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब वो 2 प्रकार के कण कौन से पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, जो एक धनावेशित कण है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जो एक अनावेशित या उदासीन कण है।
तो हम कह सकते हैं, हम जॉइंट रूप में हम न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और जिनका हम जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में या नाभिक के भौतिकी के, तो इनकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है एक तरह से। तो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी जो नाभिक है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उस परमाणु के परमाणु क्रमांक होगा। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे उस नाभिक का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस परमाणु हाँ, अब परमाणु क्रमांक को डिनोट कैसे करते हैं, इसे जेड से व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद में देखते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको हम बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसे जैसे द्रव्यमान जो संख्या है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर, जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़े, जब भी कुल आ जाता है तो हम इसका क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या को हम करते हैं एन से डिनोट और प्रोटॉन की संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने परमाणु क्रमांक की परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर जेड प्लस एन। तो ये हो गई इसकी परिभाषा एक तरह से। इसके बाद हम बात करते हैं नाभिक को प्रदर्शित करने का तरीका या नाभिक को प्रदर्शित करने का प्रतीक। जैसे कोई भी नाभिक है, जैसे एक्स है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कोई भी है, एक्स हमने इसका नाम ले दिया। तो इसके पैरों में, जैसे कोई भी नाभिक है जिसको हमने एक्स नाम दे दिया, तो इसके पैरों में तो हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं और इसकी खोपड़ी पे या सिर पे द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। तो ये किसी भी नाभिक को प्रदर्शित करने का एक तरीका हो गया जेड एक्स से। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन के दो नाभिक हैं, इसको प्रदर्शित करने का ये तरीका है कि ऑक्सीजन के जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और इसमें 8 ही न्यूट्रॉन होंगे, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 8 + 8 16 हो जाएगी। तो इसका जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है O816, या कार्बन एक प्रतीक तत्व है जिसका भी परमाणु क्रमांक, जैसे इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या हो सकता है, कार्बन C612। ये तो हो गया किसी भी नाभिक को प्रदर्शित करने का तरीके। इसके बाद में नाभिकों का वर्गीकरण। अब देखो नाभिकों का वर्गीकरण, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे कैसे अलग अलग हो सकती है, उस आधार पे यहाँ पे नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है समस्थानिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। तो समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या जेड तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या ए भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, भिन्न भिन्न, और प्रोटॉन की संख्या जेड समान, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। देखो जैसे प्रोटॉन की जो संख्या समान हो गई, मतलब परमाणु क्रमांक एक ही हो गया, तो एक ही परमाणु क्रमांक जैसे होगा तो तत्व तो एक ही होंगे वो। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है तो वो हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होंगे, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। मतलब जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, या मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होगा प्रोटॉन की संख्या, हीलियम के लिए 2 होगी,
और लिथियम के लिए 3 हो गई। तो मैं परमाणु क्रमांक इसको फिक्स कर दिया और फिर इसके द्रव्यमान संख्या चेंज कर रहा हूँ, तो तत्व तो एक ही है ना, लिथियम। तो जब परमाणु क्रमांक समान हो जाता है तो वो तत्व एक ही हो जाते हैं, इसीलिए इसके शुरुआत में लिखा है कि एक ही तत्व के नाभिक। तो इसकी समस्थानिक की एक बार फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर से डेफिनेशन देख लें समस्थानिक कि एक ही तत्व के नाभिक। एक ही तत्व क्यों है? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है। एक ही तत्व के नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या Z तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बहुत ही चिर परिचित, बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं ये। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H1 को तो हम, आपको पता है कि हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। इसी प्रकार कार्बन के भी 2 समस्थानिक है आपके सामने, कार्बन C612 और कार्बन C613। तो देखो दोनों में परमाणु क्रमांक समान है, तो परमाणु क्रमांक हमेशा समान होगा और द्रव्यमान जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। इसके बाद में हम बात करते हैं समभारिक, आइसोबार। तो आइसोबार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि अलग अलग तत्वों, देखो वहाँ पे एक ही तत्वों के थे, यहाँ पे अलग अलग तत्वों के वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। देखो वहाँ पे परमाणु क्रमांक समान था, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु प्रोटॉन की संख्या Z या न्यूट्रॉन की संख्या N। देखो प्रोटॉन की संख्या Z मतलब परमाणु क्रमांक, या न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो इसकी देखो सिस्टमेटिक परिभाषा ये हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, अलग अलग होता है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है। तो देखो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कार्बन C614 N714। तो दोनों की जो खोपड़ी पे जो मार्क्स नंबर लिखे हैं, जिन्हीं के हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो समान है, और दोनों में प्रोटॉन की संख्या देखो अलग है। तो ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, समभारिक या आइसोबार। इसके बाद में बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि विभिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या n समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इनको क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनी या समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। देखो अभी तक हमने 3 के बारे में पढ़ा है। पहला परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या समान। दूसरा है समन्यूट्रॉनी बोल सकते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। और इससे बीच वाला जो हमने पढ़ा था वो था समभारिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान। तो समन्यूट्रॉनिक में तो न्यूट्रॉन की संख्या समान, और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान या प्रोटॉन की संख्या समान। तो समन्यूट्रॉनिक में देखो 2 एग्जाम्पल है, कार्बन C13 और N714। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि देखो जिसे इसके आधार पे जो वर्ड लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, ये तो इसके परमाणु क्रमांक है, Z = 6 और Z = 7। अब इसके सिर पे या खोपड़ी पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो यहाँ पे N = 7 होंगे। देखो 13 में से 6 निकालेंगे। देखो कोई भी जैसे नाभिक है उसमें क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब देखो प्रोटॉन तो आपको पता है 6 है, तो बाकी जो बच गए द्रव्यमान संख्या, ये तो होती है द्रव्यमान संख्या A बराबर, तो बाकी जो बच गए न्यूट्रॉन बच गए। तो 13 में से 6 गए तो 7 न्यूट्रॉन हुए, इसमें भी 7 प्रोटॉन हैं तो 7 न्यूट्रॉन बच गए। तो देखो दोनों जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 7 है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 7 है, तो ये क्या हो गया, समन्यूट्रॉनिक। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो समन्यूट्रॉनिक की हमने परिभाषा पढ़ी। अब देखो समन्यूट्रॉनिक में एक चीज़ और देखो, यहाँ पे Z = 6 है और यहाँ पे Z = 7 है। तो इसका मतलब एक ही तत्व के तो नहीं है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न तत्वों के वे नाभिक।
जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या n समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये तो हो गया सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद में बात होती है मिरर न्यूक्लियाई या दर्पण नाभिक। मिरर न्यूक्लियाई या दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक किसे कहते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं इसकी कि ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की जो संख्या है वो परस्पर परिवर्तित हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, दर्पण नाभिक या मिरर न्यूक्लियाई। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है 4 बेरिलियम 7 3 Li7। तो जैसा कि परिभाषा कह रही है कि द्रव्यमान संख्या दोनों में समान है, दोनों में समान है द्रव्यमान संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परस्पर परिवर्तित हो जाती है। अब एक बात देखो, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसकी कि यहाँ पे 4Be7 है तो मतलब परमाणु क्रमांक 4 हो गया, और इसमें 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 न्यूट्रॉन बच जाएंगे। वैसे यहीं पे Z बराबर 3 हो गया और 7 में से 3 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। तो नीचे कह रहा है कि लेकिन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या परस्पर परिवर्तित हो जाती है। तो देखो यहाँ पे बेरिलियम में प्रोटॉन की जो संख्या है वो लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, और लिथियम में जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है। मतलब ये एक्सचेंज हो गए, इसके प्रोटॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, और इसके प्रोटॉन की संख्या या इसके न्यूट्रॉन की संख्या इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये बराबर होंगे, ये आपस में बराबर है। तो ऐसे जो नाभिक होते हैं उनको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। जैसे आप देखते हो मिरर में कि जो हमारे पास वाला जो हिस्सा होता है ना वो तो उसमें दूर दिखता है, जो दूर वाला हिस्सा होता है वो पास दिखता है। तो ऐसे जो नाभिक हैं इनको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। और मिरर न्यूक्लियाई की परिभाषा जो है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो नेक्स्ट है न्यूक्लियर मास, नाभिकीय द्रव्यमान। वो एटॉमिक मास था जो पहले हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाभिकों के द्रव्यमान का जो मापन है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट में किया जाता है। क्योंकि देखो नाभिक जो होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, तो इनको मापने का एक ही तरीका है, हम इसको किस में मापते हैं, AMU में। अब देखते हो प्रश्न ये उठता है कि AMU की भी तो कोई परिभाषा होगी, या AMU को भी तो हमने डिफाइन किया होगा, तभी तो हमने AMU बोला है। तो AMU जो होता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है, वो AMU के बराबर होगा। मतलब एक कार्बन परमाणु उठाएंगे हम, उसमें 12 का भाग देंगे, उसका जो द्रव्यमान आएगा वही AMU के बराबर होगा। तो AMU बराबर, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 AMU बराबर कार्बन C12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। अब फर्दर इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 1 AMU में कितना किलोग्राम द्रव्यमान आएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो कार्बन C12 परमाणु का द्रव्यमान ये इधर चला जाएगा, कार्बन C12 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 × 1 AMU, ये वज्र गुणा करेंगे। अब वज्र गुणा करने के बाद में जैसे हम पूछेंगे 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना हो, तो इसको क्या कर देते हैं, 1 AMU को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर देंगे। और आपको पता है कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था 1 मोल कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है 0.012 kg। ये परिभाषा सिस्टमेटिक तौर पे 11th क्लास की जो पहला ही जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसमें आपको मिल जाएगी। जैसे ये तो कार्बन परमाणु की होगी, 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 0.012 kg। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन O16 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0.016 kg।
मतलब 0.016 kg हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 मोल यूरेनियम 92,235 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0.235 kg। तो 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, यह आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, इतना होता है। अब अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे इंटू 12 AMU। अब देखो ये जो 0.012 kg है ना, ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको 12 kg बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे। 12 kg बनाने के लिए 10 की पावर 3 से हमने इसको गुणा किया। जब हमने इसको 10 की पावर 3 से गुणा किया तो ये तो 12 हो गया, 12 हो गया, और ये 10 टू द पावर 23 था, अभी 10 टू द पावर 26 हो गया। अब हमें तो क्या करना है पता है, हमें क्या करना है, 1 AMU जो द्रव्यमान है उसका किलोग्राम में मान निकालना है। तो 1 AMU इधर मिलेगा हमें, तो सारे को इसके 12 के बटे में लेके जाएंगे, तो 12/6 पॉइंट आ गया। और फर्दर इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो 1 AMU की जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कई बार जैसे हम नाभिक के भट्टी वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि कितने यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी कितनी इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो हमें जो 1 AMU की जो वैल्यू है ना, इसको द्रव्यमान की या ऊर्जा की फॉर्म में हमें लिखना है। तो 1 AMU से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के नाम से जानते हैं, जिन्हें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के नाम से जानते हैं। उन्होंने E = mc² एक फॉर्मूला दिया था। मतलब इसमें हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो E = mc²। तो E की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और मास हमारे पास कितना है 1 AMU जो ऊपर लिखा हुआ है, इंटू C की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको जैसे हम रफली तो या राउंड फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो इसकी होती है 2.998 × 10⁸। अब mc² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी ये जो एनर्जी आएगी ना, जूल में आएगी। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग देते हैं, तो ये जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और मेगा होता है 10⁶, तो E = 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये जो एनर्जी है ये हमने मास की फॉर्म में, जो मास था उससे मतलब 1 AMU से कितनी एनर्जी मिलेगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट बन सकते हैं। यहाँ पे हम सारा सिलेबस आपको 1 बाय 1 करके कवर कराएंगे, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, ताकि आज का जो डिजिटल युग है जिसमें हम बिना फीस के भी पढ़ सकते हैं, बिना पैसों के भी पढ़ सकते हैं, और तो सबको सूचित करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।